लेकिन सोई साहब इशू ये कि जैसे आपने खुद बताया कि जैसे ही आपकी नॉमिनेशन हुई सब लोगों ने आपको वेलकम किया, विच इज वेरी गुड, कंसेंसस बिल्ड हो गया आपके ऊपर। लेकिन इशू ये है कि भाई एक बड़ा खदशा है कि भाई ये किसी का दस्ते शफकत जो है वो सर पे है और साथ बिठाने वाला कोई और है, और इसका मकसद ये है कि पीटीआई की कराची के अंदर सियासी तौर पे इकट्ठे होकर मुकाबला करना है, लेकिन पीछे से ये कोई और भी जो है ये इसको इनकरेज कर रहा है। पाकिस्तान की सियासत में किरदार रहा है, उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात की जा रही कि कोई है आपके पीछे सर। आपके ये माइक और वो लगे हुए हैं कान में, वरना मैं पीछे गर्दन घुमा के देखता कि किसको आप कह रही हैं देखने के लिए। मैं तो सिर्फ आगे देख रहा हूं, और आगे जब तक हम मिलकर नहीं चलेंगे आगे का रास्ता नहीं है। बंद गली में खड़े हैं सब। और देखें, बहुत टाइम गुजर गया ना, हमने बहुत कुछ जाया किया है। और आप खुद मीडिया से ताल्लुक रखती हैं मारिया, जब से मेरा ये नॉमिनेशन हुआ है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, पहली दफा लोगों को ये एहसास हो रहा है कि कोई अवामी गवर्नर आया है शहर में, सूबे में। और सिर्फ मैंने यही नहीं किया कि मैंने इन तीनों को एक साथ बिठाने की बात की, मैंने इस 2 महीने में 3 दफा आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात की, 3 दफा पीर साहब पगाड़ा से, मौलाना फजलुर रहमान, सिराजुल हक साहब, अदीब फरियाल, बिलावल भुट्टो और अयाज लतीफ पलीजो साहब भी। और उसके बाद मैं शहर कराची और सूबे सिंध के मैंने 3-4 विजिट किए, और कराची की हर जिसे कहते हैं ना, लियाकताबाद से लेके लियारी तक मैं लोगों के दरमियान गया हूं। आप यकीन कीजिए, मुझे अपनी फैमिली से मैं दूर हो गया, क्योंकि मैं सुबह 10:30 बजे से लेके रात 4 बजे तक लोगों के दरमियान और लोगों के कामों में मसरूफ होता हूँ। तो लोगों ने इसकी बड़ी पज़ेराई दी। सर अब तो आप पंजाब का भी माशाल्लाह दौरा करके तो गए, और हिम्मत आई, इस्लामाबाद में भी है। यही तो बात है कि सर ये मैंडेट माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त है आपका, और आप तो लग रहा है कि बड़ी पैगाम रसानी भी कर रहे हैं आप माशाल्लाह। यही तासुर जा रहा है ना। देखिए, मैं तो साल का जो पहला दिन है वो मैंने लाहौर में हजरत दाता गनबख्श रहमतुल्लाह के मज़ार पे हाजिरी देके गुजारा, और दूसरे दिन पहला नाश्ता भी सरी पाए का किया है सहाफ़ी भाइयों के साथ मिलकर। तो सर ये तो आप ऑल पाकिस्तान मिशन के ऊपर है, तभी सवाल बार बार पूछा जा रहा है ना कि क्या ये पीटीआई के खौफ से एमक्यू मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं क्यों नहीं पाकिस्तान में जाऊंगा। अच्छी बात है, शहर मेरा शहर है, बेहतरीन बात है, लेकिन ये पीटीआई के खौफ से एमक्यू में इकट्ठी की जा रही है। सर कोई कर रहा है इकट्ठी एमक्यूएम को, क्योंकि पीटीआई का कराची के अंदर मुकाबला करने से। देखिए, पीटीआई का तो कोई चीज खौफ वगैरह तो मुझे नहीं लगता कि अब कहीं बचा है। खौफ तो पहले भी नहीं था। आई थिंक अगली बारी का इंतजार करें पीटीआई वाले, अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक। क्योंकि मेरे सामने सर ये इंतखाबात के नताइज मौजूद है। मैंने अपनी टीम से कहा जरा निकालें कि वोट बैंक का क्या सिचुएशन है। 2013 के इलेक्शन में एमक्यूएम के पास 24,56,153 वोट्स थे, और उसके बाद पार्टी के एक अमल से गुजरी, मुश्किल हालात से गुजरी। 2018 में ये वोट कम होकर 7,33,245 हो गया। फिर हालिया ज़िमनी इंतखाब के नताइज भी हमने निकाले, और उसमें हमने देखा कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो था, उनके कैंडिडेट फारूक सत्तार साहब, ये इकट्ठे कुल मिलाकर भी बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं सर अब एमक्यूएम वाले। सो ये जो आपका कॉन्फिडेंस है कि अगले इलेक्शन में देखिएगा कैसे होगा, इसको डेटा तो बैक नहीं कर रहा है इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर हालत है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि नाइतफाकियों की वजह से और लोगों के जो काम नहीं हुए, लोग परेशान हाल, मजबूर हो गए। और मैंने जैसे कहा ना कि माशी हब कहलाने वाला शहर बेरोजगारी की नजर हो गया, और स्ट्रीट क्राइम इस हद तक बढ़ गया कि माओं की गोदें उजड़ने लग गई, और लोगों ने नाराजगी का इजहार किया। और उसकी एक बड़ी वजह आपस में नाइत्तेफाकी थी, और वो अब हल होती हुई नजर आ रही है। इसलिए लोगों को कुछ परेशानियां भी हैं, लेकिन जब मकसद बड़ा हो और शहर के और सूबे और मुल्क के मफाद में हो, तो फिर ये छोटी छोटी बातों पे मैं तो कम से कम ध्यान नहीं देता। एक और इशू भी है, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। अल्ताफ हुसैन साहब का जो लंदन से बयान आता है, वोट फिर अगर कहा जाए कि इलेक्शन में नहीं डालना तो नहीं निकल के डालते। सो क्या अल्ताफ हुसैन साहब के बगैर भी आप समझते हैं कि फाल हो सकती है, या उनकी वापसी के बारे में भी कोई आपको लगता है कि शायद वो भी एक मरहला आ जाए कि उनकी वापसी या उनकी दोबारा उनके साथ एंगेज किया जाए? देखिए, इस पर तवील बातचीत हो सकती है, उसके लिए शायद आपको एक अलहदा प्रोग्राम भी रखना पड़े। मेरे पास हर बात का जवाब है। मैं ये समझता हूँ कि आप सब लोग
مجھ سے کہیں زیادہ، میں تو کبھی ان سے نہ ملا ہوں نہ میں نے بات چیت کی ہے، آپ لوگ ان کو کور کرتے رہے ہیں، ان سے انٹرویوز لیتے رہے ہیں، میں تو آپ لوگوں کی سوال ڈالتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کردار پھر ہونا چاہیے پاکستان کی سیاست میں اور کراچی کی سیاست میں؟ سر پتہ نہیں ایم کیو ایم کی جو سر وہ ہونا چاہیے یہ ایک ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، لیکن جو آپ کے ووٹ بینک پہ ان کا بڑا گہرا اثر ہے، تو اگر میں اس کانٹیکس میں سوال پوچھوں اس اثر کو کیسے ظاہر کریں گے؟ میں بحیثیت وفاق کے نمائندے کے اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین کا معاملہ اسٹیٹ کے ساتھ ہے، اور اسٹیٹ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کا اس وقت جو سربراہ ہے وہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی ہیں، اور وہ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور انہی کی قیادت میں یہ تمام جو فیکشنز ہیں وہ اکٹھے ہو کر انشاءاللہ تعالی صوبے کے اندر بہترین کام کریں گے، اور آئندہ آنے والے انتخابات آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس طرح اپنا جو چھینا ہوا مینڈیٹ تھا اس کو واپس لیتے ہیں۔ سر ٹائم لائن آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ بیکاز آبویسلی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، خدشات ہے، وہ سب کو پارٹی کے اسٹرکچرل اس کے اپریٹس کے اندر اکوموڈیٹ بھی کرنا ہے، پھر اگلے الیکشن میں کس طرح سے ایڈجسٹمنٹس ہونی ہے یہ بھی طے کرنا ہے، لیکن ٹائم لائن ایم کیو ایم کے اپنے ذہن میں کیا ہے کہ کب تک یہ فائنلائز کر کے اناؤنس کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ اس میں کوئی دیر نہیں ہے، دیکھیں میں نے جیسے کہا نا کہ میں نے ریکویسٹ سب سے کی ہے، مجبور کسی کو نہیں کر سکتا، سیاسی بات بھی نہیں کر سکتا، منصب کے حوالے سے اخلاقی بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ان سب کو بات سمجھ آ گئی ہے، تو سب اپنا سیاسی فیصلہ کرنے کا وقت اور اس کا تعین کرنے کے لیے آزاد ہیں، کل کرنا چاہیں کل کر لیں، مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اندر کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کامران ٹیسوری صاحب۔